हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका नाम था पहला चैप्टर विकास, दूसरा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब हम तीसरे चैप्टर की ओर आ गए हैं, जिसका नाम है मुद्रा और साख। हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि मुद्रा संसार में ले जाता है, जहां आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, इसके प्रकार में अनेक संस्थाओं जैसे बैंकों के संबंध की चर्चा हम करेंगे। साख उपलब्ध कराने वाली अन्य संस्थाओं और बैंकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। साख के जिन मुद्दों पर बल दिया गया है वह है जनसंख्या के एक बड़े भाग के बीच साख की उपलब्धता, भारत में अनौपचारिक साख की बहुलता और उत्पादक निवेश उच्चतर आय प्रवाह, उत्पादक निवेश में सहायक उच्च जीवन स्तर का स्वपोषित सुचक्र या ऋणग्रस्तता, निर्धनता और निर्धनता की वृद्धि में सहायक कर्ज जाल दुष्चक्र के निर्माण में साख की भूमिका। ये सभी अवधारणाएं संदर्भ अध्ययनों के माध्यम से इस किताब में प्रस्तुत की गई हैं, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये साख होता क्या है। साख का मतलब होता है बैंक। आप किसी भी बैंक में जब जाते हो पैसा जमा करने के लिए, तो वहाँ पे लिखा होता है ब्रांच, उसे ही हम कहते हैं शाख या शाखा। और मुद्रा का मतलब आप जानते ही हैं, यानी कि पैसा, या जिसे हम इकोनॉमी में द्रव्य कहते हैं, लिक्विड। तो ये होता है हमारी मुद्रा और साख का मतलब। अब हम मुद्रा की शुरुआत करते हैं। हम पैसों के जरिए क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं या तो बेचते हैं। हम लेन देन में पैसे के बदले बदले सेवाओं को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ही ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। तो पहले के ज़माने में अगर हम अभी बात करें, पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। अभी तो बैंक की व्यवस्था आ गई है, पैसों की व्यवस्था आ गई है, तो हम पैसे के बदले चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन पहले बार्टर सिस्टम था। और आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि जब भी हम खरीदारी करते हैं तो हमेशा पैसे का ही प्रयोग क्यों होता है। तो जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसीलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। बार्टर सिस्टम में पहले क्या होता था, सपोज करिए एक जूता बनाने वाला मोची है, उसे बाजार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना है, और जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा आज के टाइम पे। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तो पहले क्या होता था कि अब ये अब ये जूता बनाने वाला है, इसको चाहिए गेहूँ, गेहूँ इसके पास है, लेकिन उसको जूते नहीं चाहिए। और ये है कुम्हार, ये घड़ा बना रहा है, इसको गेहूँ चाहिए घड़े के बदले में, लेकिन इसको घड़ा नहीं चाहिए। या सपोज करते हैं इसको जूते चाहिए, तो इसको घड़े नहीं चाहिए, इसको जूते चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में पहले ये होता था कि जो जूते खरीदना चाहता हो हम उसे ढूंढें, और जूते के बदले में जो हमें गेहूं दे, और वो गेहूं के बदले में हमसे जूते खरीदे। तो हम पहले बार्टर सिस्टम में ये करते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। इससे क्या होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में, यानी बार्टर सिस्टम में, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है उसकी। मतलब वहां पे दोहरा संयोग होना ही चाहिए। अगर इसे जूते के बदले गेहूँ चाहिए तो इसे भी गेहूँ के बदले जूते चाहिए होगा, तभी यहाँ पर ये बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर इसको गेहूं के बदले में जूते नहीं चाहिए, इसे गेहूं के बदले में घड़े चाहिए, तो यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो गया। तो इसलिए बार्टर सिस्टम को हटा करके पैसों की मुद्रा की व्यवस्था अर्थव्यवस्था में लाई गई। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को ही खत्म कर देती है। मतलब कि जूते बेचने वाले को अगर गेहूं चाहिए तो ये मार्केट में जाएगा, जूता बेचेगा, जूता बेचकर इसे पैसा मिलेगा, उस पैसे से ये गेहूं खरीदेगा जा करके।
इसी तरह इसे गेहूं बेचकर घड़ा चाहिए तो ये मार्केट में जाएगा, गेहूं बेचेगा, गेहूं बेचने के बाद इसे जो पैसा मिलेगा उससे वो घड़े वाले के पास जाके घड़ा खरीदेगा। इसी तरह घड़े वाले को जूते चाहिए तो ये मार्केट में जाएगा, घड़े को बेचेगा, घड़े बेच करके जूता ले आएगा। तो आज की व्यवस्था ये है। लेकिन बार्टर सिस्टम में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता था, तो आज की इस प्रणाली ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर दिया है। मुद्रा का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, मुद्रा का प्रयोग ही किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए होता है। तो ये हमारा कारण हो गया मुद्रा का। इसे हम विनिमय का माध्यम भी कह सकते हैं, इसे हम विनिमय का माध्यम भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप की। तो मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। पहले अगर हिस्ट्री में जाके बात करें तो पहले सिक्के चलते थे, पहले सिक्कों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उसके बाद और अगर प्रारंभिक काल की बात करें तो उसमें भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। लेकिन अब आज की डेट में क्या आ गया है? करेंसी। आज की डेट में क्या आ गया है? करेंसी। करेंसी कहाँ से आई? करेंसी मुद्रा के आधुनिक रूपों में कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। मतलब इसमें आपके नोट आएंगे जितने भी होते हैं और सिक्के आएंगे, और जो नोट होंगे वो कागज के बने होंगे। इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वो रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम हम क्यों स्वीकार करे हैं? हम इसे विनिमय का माध्यम क्यों हमने इसको स्वीकार किया? इसका कारण ये है कि इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार यानी कि गवर्नमेंट इसे ऑथराइज्ड करती है, मतलब प्राधिकृत करती है, ऑथराइज्ड करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। मतलब कि जो नगद कागज के रूप में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं या सिक्के का प्रयोग करते हैं, इसकी छपाई जो है कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। मतलब अगर आप पैसे लेके जाओ, जो आज की डेट में करेंसी चल रही है, 10 की चल रही है, 20 की चल रही है, 200 की चल रही है, या 10 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के, अगर आप इसको लेके मार्केट में जाओ कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो आज की डेट में कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि नहीं हमको ये सिक्के मत दो क्योंकि ये ऑथराइज्ड नहीं है, ये चलन में नहीं है। उसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा कानून बनाया गया है किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए। अब हम बात करते हैं बैंकों में निक्षेप की। लोग मुद्रा बैंक में निक्षेप के रूप में रखते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि बैंक में हर कोई सेविंग अकाउंट खोलता है तो उसे वो बचत के रूप में रखता है। निक्षेप का मतलब होता है, यहाँ निक्षेप का मतलब होता है बचत। तो लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हर महीने के आखिर में मजदूरों को या किसी व्यक्ति को जो वेतन मिलता है उसका वो कुछ हिस्सा अपने आम खर्चे के लिए रख लेता है और बाकी हिस्सा बैंकों के पास ये जमा के रूप में रख देता है, और बैंक इसे जमा के रूप में स्वीकार कर लेती है, और बैंक इस जमा किए हुए पैसे के बदले में ब्याज देती है, ये ब्याज देती है। और इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। मतलब कि अगर आप बैंक में जाएंगे, आपको अगर ज़रूरत है कि आज हमें 1000 रुपये निकालना है, तो आप बैंक में जाइए, फॉर्म भरिए, सेविंग अकाउंट से आप तुरंत 1000 रुपये ले आइए। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जा सकता है। क्योंकि आप बैंक में जाएंगे तो बैंक से आप डिमांड ही तो कर रहे हो कि हमें 1000 रुपये की ज़रूरत है, हमें 1000 रुपये दो, इसलिए इसको हम मांग जमा भी कहते हैं। मांग जमा भी कहते हैं। मांग जमा एक
और भी सुविधा प्रोवाइड करवाता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम, मतलब कि ये मुद्रा को महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नगद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में भी सुना होगा। चेक तो आप देखी होगी कि आजकल जब ज़्यादा रुपया देना होता है किसी को तो हम चेक का इस्तेमाल करते हैं। तो चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, वो चेक कहलाता है। ये देखिए चेक है। अब इसमें चेक क्या है, जैसे ये मिस्टर सलीम है, इनका बैंक में मान लेते हैं एसबीआई में इनका अकाउंट है और इनको पैसा देना है प्रेम कुमार को। तो ये क्या करेंगे, ये इस कागज पे जो निश्चित अमाउंट देना है, जैसे 57,000 रुपये इनको देना है, तो ये 57,000 रुपये देंगे, साइन कर देंगे और उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसे वो देना चाह रहे हैं, यानी प्रेम कुमार को देना चाह रहे हैं। तब ये प्रेम कुमार बैंक में इस चेक को लेके जाएगा, इसको दिखाएगा, बैंक वाले इसे ऑथराइज्ड कर देंगे, तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद पैसा पास कर देंगे, यानी 57,000 रुपये प्रेम कुमार को मिल जाएंगे। तो ये होता है चेक। अब हम बात करेंगे कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान संभव हो जाता है। चूंकि मांग जमा को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यानी कि ये जो चेक है इसे भी हम मुद्रा के रूप में ही स्वीकार करेंगे, तो ये मुद्रा माना जाएगा। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ होता है बैंक हमारा। अब हम बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर बात करते हैं कि बैंक आखिर पैसा लेता है और बैंक की इनकम क्या होती है, इनकम का सोर्स क्या होता है। तो बैंक जनता से जो पैसा जमा खातों में स्वीकार करता है उसका क्या करता है बैंक। तो बैंक क्या करता है, बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रख लेता है। उदाहरण के लिए जैसे इस समय भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा ही नगद के रूप में बैंक अपने पास रख सकता है। तो और इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। मतलब कि बैंक 15% जो नगद जमा करता है वो ये सोच के जमा करता है कि आज कुछ लोग तो आएंगे ही जिन्हें पैसों की ज़रूरत होगी और वो पैसे निकालेंगे और बैंक उन्हें वो पैसा देगा निकाल करके उस अकाउंट से। अब हम समझते हैं कि बैंक की इनकम कैसे होती है। तो बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है, मतलब लोगों को ऋण देती है। ऋण देने के लिए एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखती है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। जैसे अगर आपको मकान चाहिए तो आप मकान के लिए लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको लोन देती है। इसी तरह बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार मतलब जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज वो ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। मतलब कि बैंक ने क्या किया, आप बैंक में गए, आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक ने 15% हिस्सा अपने पास रखा उन लोगों के लिए जो लोग बैंक में जाएंगे और पैसा निकालेंगे, तो ये हिस्सा उन लोगों को दिया जाएगा जो ज़रूरतमंद है। अब क्या होगा, बैंक के पास जो 15% के बाद जितना भी हिस्सा बचा, यानी कि 85% जो हिस्सा बचा, इसका प्रयोग वो करेगी लोन देने के लिए। अब जैसे कि आप पैसा जमा करने गए तो आप जमा करता हुए और जो लोन लेने आया वो कर्जदार हुआ। तो अब बैंक इन दोनों के बीच में क्या है, जमाकर्ता और कर्जदार यानी लोन लेने वाले के बीच में मध्यस्थता का काम करेगी। अब क्या होगा कि बैंक में आपने पैसा जमा किया तो बैंक आपको उस पैसे पे ब्याज देगी, बैंक आपको ब्याज देगी, लेकिन
अब वो क्या करेगी, अपनी इनकम बनाने के लिए जब कोई कर्जदार बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो वो लोन तो उसे दे देगा, लेकिन लोन उसे देने पर वो एक ज़्यादा ब्याज वसूलेगी। मतलब ब्याज जो की दर रखेगी, मान के चलते हैं 10% रखा, तो वो लोन जिसको दिया उससे जब पैसा वापस लेगी तो वो 10% ब्याज के साथ लेगी, और जो वो उस ब्याज उसको मिलेगा 10% का, वो बैंक की इनकम कहलाएगी। यानी वो बैंक की इनकम हो जाएगी, आय का सोर्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं बैंक की दो विभिन्न स्थितियाँ। अब हम देखेंगे कि बैंक की दो विभिन्न स्थितियाँ। मान के चलते हैं ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से, उधार किसे कहते हैं, ऋण किसे कहते हैं, यहाँ पे ऋण की परिभाषा बताई गई है। यानी उधार किसे कहते हैं, उधार का मतलब एक ऐसी सहमति है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। सपोज करिए कि कोई त्यौहार आया, उस त्यौहार में कोई जूता बनाने वाला है, वो एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। अब उसे जो प्रोडक्शन करना है उसको समय पर पूरा करने के लिए सिलाई और चिपकाने के लिए काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की ज़रूरत होगी। उसे कच्चा माल भी खरीदना है जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 सोर्सेस से ऋण ले सकता है, उधार ले सकता है। पहला, वो चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वो इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वो उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। मतलब कि पहला सोर्स तो ये हो गया है कि ये जिसने भी ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर देने वाले को वो माल दे दे और बाद में जब वो पूरी माल की भरपाई कर देगा तब उसे पैसा मिलेगा, तो उससे उसकी आमदनी होगी। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है कि वो 3000 जोड़ी जूते बनाने का उसे ऑफर आया है, तो वो क्या करे, पहले 1000 जोड़ी जूते का पैसा ले ले कि हमें इतना पैसा दे दो। उसके बाद जब वो 3000 बाकी के 2000 जोड़ी जूते जब बना देगा तो वो उनको जब देने जाएगा तो जो जिसने ऑर्डर दिया है व्यापारी ने वो उसको पूरा भुगतान कर देगा। जैसे आप ट्रेलर के पास जाते हो अपने कपड़े सिलवाने के लिए, तो ट्रेलर क्या करता है, आपके कपड़े कब तक सिल जाएंगे इसकी डेट बता देता है कि इतने तारीख में आपके कपड़े बन जाएंगे, और आपसे वो अग्रिम भुगतान ले लेता है। मतलब कुछ पैसे वो पहले ही ले लेता है। मान के चलो कि अगर आपकी पैंट शर्ट 1000 रुपये में बननी है तो वो आपसे 500 रुपये अभी ले लिया। अब वो बाद में जब आपको कपड़े तैयार करके देगा तब आप उसे बाद के 500 रुपये दे दोगे, ये उसकी इनकम का सोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी की चर्चा की गई है। अब हम अगर सलीम की इस केस में बात करें तो उत्पादन के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को उसने उधार के द्वारा पूरा कर लिया। अब ऋण उसे उत्पादन के वर्किंग कैपिटल के खर्चों तथा प्रोडक्शन को समय पर पूरा करने में हेल्प करता है और वो अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। हमने इस तरह से उधारी का यानी ऋण का एक पॉजिटिव साइड देखा। एक तो ये है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, मान के चलते हैं एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं, स्वप्ना की समस्या। एक छोटे किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है और वो उस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण ले लेती है, राणा जी माफ़ करना वाले स्टेट से। तो फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। मतलब फसल पर कीटनाशकों ने हमला किया और फसल बर्बाद हो गई। अब हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो वह साहूकार का कर्ज लौटाने में यानी राणा जी का कर्ज लौटाने में असफल हो गई और साल के अंतर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार ले रही है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं हुई कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। इस तरह से वो कर्ज में फंस जाती है और इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उसे बेचना पड़ा। तो इस जो स्थिति स्वप्ना के साथ हुई, ये स्थिति जो है ज़्यादातर हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि गांव में जब फसल उगाई जाती है तो फसल उगाने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्चा होता है। तो
इन पर जब काफ़ी खर्चा होगा तो आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार ले लेता है और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। जब फसल से इनकम जो जनरेट होगी या अर्निंग होगी तभी तो आप उधार चुका पाओगे। अब स्वप्ना के मामले में क्या हुआ कि स्वप्ना ने ऋण तो ले लिया लेकिन उसकी फसल हो गई बर्बाद। अब उसकी जब फसल हो गई बर्बाद तो अब उसे ऋण चुकाने में असमर्थता हुई। तो इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है, क्योंकि सपना ने 2 बार उधार लिया और दूसरी बार उसने उधार चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचा और अभी भी उसके ऊपर कर्ज पड़ा हुआ है, कर्जदार का, साहूकार का, राणा जी का। तो अब वो क्या हुई, ऐसी स्थिति में वो कर्ज जाल में फंस गई। अब वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। उसने ऋण लिया, समय पर नहीं चुका पाई तो वहाँ पर कर्ज जाल बन गया। अब ऐसी स्थिति बड़ी खतरनाक होती है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में भी सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, जो हमने पहले उदाहरण में देखा। और फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है और उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर कर देता है। इसलिए इसे हम कर्ज जाल कहते हैं। इसीलिए बैंकों को बनाया गया कि गरीब लोगों को ऋण जो है अच्छी ब्याज दर पर मिल जाए। अब ऋण की शर्तें क्या होती हैं वो देखेंगे। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार मतलब कि गिरवी रखने के लिए कहता है। जैसे आप बैंक के पास जाओगे होम लोन लेने के लिए तो वो आपसे पहले तो पूछेगा कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है और फिर आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है, मतलब आपको बैंक को गारंटी के तौर पर क्या दे रहे हो। तो समर्थक ऋणाधार यानी गारंटी ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की अलग अलग शर्तें होती हैं। जैसे मान के चलिए आपको होम लोन लेना है, मान के चलिए अगर आपको होम लोन लेना है तो आप बैंक के पास जाओगे। आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से कहोगे कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा कि हमारे यहाँ पे आप जो लोन ले रहे हो उसकी ब्याज की जो दर है वो फिक्स है और वो कितनी है, मान के चलते हैं 12% है। और इस कर्ज को 10 साल में वो डिवाइड करता है कि आप 10 साल में महीने महीने की किस्तों में लौटा दो। अब बैंक से कर्ज लेने से पहले आपको होम लोन लेने से पहले अपनी नौकरी और अपनी वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे, कागज़ दिखाने पड़ेंगे और बैंक नए घर के सभी कागज़ जो है गारंटी के रूप में अपने पास रख लेगा, जिन्हें वो ब्याज समेत कर्ज लौटाने का वापस किया जाएगा। इसे ही हम ब्याज की शर्तें कहते हैं, यानी ऋण की शर्त इसे ही कहते हैं। ऋण की शर्त इसे ही कहते हैं। जैसे ही आपने 10 साल की अवधि में अपना नया घर बनाया, 10 साल की अवधि में 12% की दर से आपने महीनवारी किस्त जमा कर दी और आपकी किस्तें जैसे ही पूरी हो गई वैसे ही बैंक आपके सारे कागज़ आपको दे देगा और कहेगा कि अब आप यहाँ से मुक्त हुए। तो ये यहाँ पे एक प्रक्रिया है जिसे हम ऋण की शर्त कह सकते हैं या हम बैंक की शर्त कह सकते हैं। यहाँ पर ये वही बात समझाई गई है कि ऋण की शर्त क्या है। अब हम भारत में औपचारिक क्षेत्रकों में साख की भूमिका समझते हैं, यानी बैंक की भूमिका समझते हैं कि क्या है। लोग विभिन्न सोर्स से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण।
पहले वर्ग में जो है औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां कर्ज देने के लिए आती हैं, और अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। मतलब कभी भी आप, अगर आप दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हो या फिर कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको किताब खरीदने के लिए 500 रुपये की एक्स्ट्रा ज़रूरत है और आपके पास 500 रुपये नहीं है, तो आपने अपने किसी मित्र को फ़ोन किया और उससे बोला मुझे 500 रुपये चाहिए। उसने जो 500 रुपये आपको दिया, वो जो ऋणदाता बना वो अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक सोर्सेस की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। यानी कि जो आरबीआई है ये बैंकों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है और ये देखता है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है कि नहीं रखता है, ताकि जिसको ज़रूरत हुई और वो आए और ले जाए, और बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं कि नहीं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। मतलब कि बैंक जब भी किसी को लोन देती है और जिस ब्याज दर पर देती है, वो आरबीआई को हमेशा बताती है कि हमने किसको ऋण दिया और किस ब्याज दर पर दिया, जो कि ब्याज दर फिक्स होती है। तो ये आरबीआई को बताना पड़ता है। सामान्य बैंकों को, जैसे एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, ये आरबीआई के प्रति उत्तरदायी हैं। अब अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। ये एक समस्या है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। अनौपचारिक का मतलब कि साहूकार, व्यापारी, दोस्त। अब दोस्त तो आपसे ब्याज मांगेगा नहीं, लेकिन व्यापारी और साहूकार क्या करते हैं, ये गांवों में बहुत ही ऊंची ऊंची दरों पे ब्याज मांगते हैं। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि इसकी देखरेख करने के लिए कोई संस्था नहीं बनी है। और औपचारिक क्षेत्र में बैंक को निगरानी रखने के लिए आरबीआई है, केंद्र सरकार है, उसके कुछ नियम विनियम है। अब अनौपचारिक क्षेत्र में यही सबसे बड़ी समस्या है। अब ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। और ऐसा भी संभव है कि लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। मतलब जैसे अभी तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, तो लोग अपना स्किल डेवलप करके कमाई कर लेते हैं। लेकिन मान के चलिए जब ये सुविधाएं नहीं थी, तो जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, वो कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है, तो वो अगर अपने किसी दोस्त से या किसी व्यापारी से या किसी से भी ऋण लेना चाहता है अनौपचारिक क्षेत्रों से, तो उसको जो ब्याज लौटानी है वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए वो ये देख कर ही पीछे हट जाएगा कि हम इस बिज़नेस को नहीं करेंगे। तो इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। ये समाधान है। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे और वे फसल उगा सकेंगे, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। जब नया उद्योग या वस्तुओं का व्यापार लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोगों को नियुक्त करेंगे तो इससे रोजगार का स्तर बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और देश के विकास के लिए ये अति आवश्यक है कि सारे लोग रोजगार परख हों, सबके पास रोजगार हो। अब हम बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। तो शहरी क्षेत्रों की अगर बात की ना, तो इसमें ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को हम समझें। गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक सोर्सेस से पूरी हो जाती हैं।
और उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक सोर्सेज से, जबकि 90% औपचारिक सोर्सेज से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। औपचारिक सोर्स अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक सोर्सेज से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और वह उधार जो लेते हैं वो कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक सोर्सेस पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक सोर्स के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक सोर्सेज से यानी कि बैंक से ऋण प्राप्त कर पाते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जैसे साहूकार, व्यापारी, महाजन। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बनाए जाए, जैसे आर्यावर्त बैंक है ग्रामीण क्षेत्रों में। इस तरह के बैंकों को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि गरीब लोग भी ऋण प्राप्त कर सके और अपने काम संभव कर सके, बना सकें अपने कामों को। अब निर्धनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बनाया गया है। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। अभी हमने बात करी, ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे गारंटी देनी पड़ती है। और अनौपचारिक सोर्सेज में किसी भी दोस्त, व्यापारी या साहूकार से पैसा उधार लेना हो, तो वहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी नहीं देनी होती है, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा ब्याज देना होता है। तो इसलिए जहाँ किसी भी गांव में बैंक मौजूद है, तो वहाँ पे इस वजह से लोग गारंटी क्या देंगे, इस वजह से लोग ऋण नहीं ले पाते हैं। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, यानी गारंटी और कुछ कागजों की ज़रूरत पड़ती है। गारंटी की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना गारंटी के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन साहूकार की ब्याज की दरें जो होंगी वो बहुत ऊंची होंगी, और लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं, जिससे गरीब लोगों को ये तंग भी करते हैं। अभी की कुछ सालों की बात करें, तो लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए हैं, जिनमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर गरीबों और विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब वो जो कमाती हैं या कमाते हैं, उनका जो बचा हुआ पैसा है वो एकत्र होता है पूंजी के रूप में, और एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी में लगभग 15 से 20 सदस्य होंगे, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत अगर 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे अधिक है, तो यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी बचत कर पा रहे हैं। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है, और ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। अगर उदाहरण के लिए देखें, तो सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल जो काम करते हुए समाप्त हो जाए, जैसे मोरंग, गिट्टी, सरिया, ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल होती हैं। बीज, खादनाशक, कीटनाशक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं, जो यूज़ हो जाती हैं प्रोडक्शन में। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है, और इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है।
एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई गारंटी नहीं होती। सेल्फ हेल्प ग्रुप कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में भी मदद करता है। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच भी मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक उदाहरण है और इसके महत्व और इसका समाधान है कि छोटे गरीब लोगों के पास गारंटी नहीं है तो उसके बदले उन्हें कैसे ऋण दिया जाए। अब इसमें बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक का एक उदाहरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे से पैमाने से हुई। वर्ष अक्टूबर 2014 में ग्रामीण बैंक के अब 8 लाख सदस्य हैं जो बांग्लादेश के 81,390 गांवों में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह के छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। यहाँ पे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का एक स्टेटमेंट है जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक और 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। वो कहते हैं कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो कंट्री है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर जाएगी। तो ये इनका स्टेटमेंट है। हम अब इस पूरे चैप्टर की समरी के बारे में अगर बात करें तो हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, जिसमें हमने करेंसी और सिक्कों के बारे में जाना, बैंकिंग प्रणाली को देखा और हमने देखा कि एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं और इन दोनों के बीच में बैंक मध्यस्थता का काम करती है। और फिर हमने देखा कि बैंक अपनी इनकम कैसे जनरेट करती है और फिर हमने देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रकों का महत्व क्या है और अनौपचारिक क्षेत्रकों से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसमें कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। हमने ये भी देखा औपचारिक क्षेत्र बैंक होते हैं, बैंकों से शहरी वर्ग के लोग ज़्यादा ऋण लेने में सक्षम है, जबकि गरीब तबके के लोग नहीं ले पाते हैं, जिनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। इसके माध्यम से वे कुछ बचत करते हैं और बचत एकत्र करके वो बैंकों से ऋण ले लेते हैं और अपने को स्वावलंबी बनाते हैं और रोज़गार का सृजन करते हैं। रोज़गार का सृजन करने के बाद वो एक आम मंच भी तैयार कर लेते हैं जिसमें वो देश की कई समस्याओं के बारे में या गाँव की समस्याओं के बारे में वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का 3rd चैप्टर मुद्रा और साख। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।